सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास AHDP सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्टरी क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन की है। और मेडिसिन का मतलब ये होता है कि पशु का रोग है उस रोग के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना, यानी पशु में होने वाली बीमारियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन तो आपके मेडिसिन का जनक है, उसका नाम है हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटस। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा आपका पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों का। ये नोट कर लेना भाई, फादर ऑफ मेडिसिन आपके हिप्पोक्रेटस। और आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। अब इसके अंतर्गत पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, या कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनका अध्ययन पाचन तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब मान लो कि पशु की कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी के कारण पशु आहार नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, जुगाली नहीं कर रहा या अनियंत्रित हरकतें कर रहा है, तो उसे अपने को कैसे पता चलेगा कि पशु की ये बीमारी है जो पाचन तंत्र से संबंधित है, या श्वसन तंत्र से संबंधित है, या तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, या पशु के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है। तो इन बीमारी को निर्धारित करने के लिए या बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए अपने को पशु की संपूर्ण शरीर रचना विज्ञान का पता होना चाहिए कि पशु की शरीर रचना किस प्रकार है, उसके अंतर्गत पाए जाने वाली अस्थियां, अंग, कोशिकाएं, उत्तक ये किस प्रकार कार्य करते हैं और कौन सा अंग शरीर में कहाँ स्थित होता है। इसके अलावा पशु का आहार कैसा होता है, कब कब कितना आहार देना है, इन सभी जानकारियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो आज अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। इससे पहले मैं आपको पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के नाम लिखाऊंगा। यह भी अपने को पता होना चाहिए कि पाचन तंत्र से संबंधित अंग कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र के अंग, और वो भी मैं आपको सीरियल से बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपके मुख। मुख में भी कौन कौन सी संरचनाएं आती है आपके? मुख में आता है आपके होठ, और गाल। सबसे पहला पाचन तंत्र का अंग है वो है मुंह या मुख। मुख में आते हैं आपके होठ और गाल। लेकिन पशु में क्या होते हैं? होठ होते हैं, लेकिन गाल के स्थान पे ग्लाफ होती है। ठीक है, मुख। उसके बाद में है मुख गुहा, जिसको अपन माउथ कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। मुख गुहा। मुख गुहा में कौन कौन सी संरचनाएं होती है? दांत, जीभ और तालु। ये तालु भी दो प्रकार का होता है,
एक होता है कठोर तालु और दूसरा होता है कोमल तालु। ये सब चीजें आपको एचडीपी फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी एंड इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई गई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से अंग हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिजीज के बारे में पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए। मुख गुहा ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय। यहाँ पे मैं केवल और केवल रूमिनेंट पशुओं की बात कर रहा हूँ। जो रूमिनेंट पशु होते हैं उनका आमाशय है जो 4 भागों में बटा होता है। नॉन रूमिनेंट पशु होते हैं उनके आमाशय में केवल एक ही भाग पाया जाता है और उसका नाम है एबोमेजन। सूडो रूमिनेंट पशु है उसके आमाशय में 3 भाग पाए जाते हैं, रूमन, रेटिकुलम और एबोमेजन। सूडो रूमिनेंट पशुओं के आमाशय में ओमेजन भाग अनुपस्थित होता है। आमाशय रूमिनेंट पशु की बात कर रहा हूं मैं। रूमिनेंट पशुओं के आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला है रूमन, दूसरा है रेटिकुलम, ओमेजन और एबोमेजन। मुख गुहा ग्रसनी ग्रसिका आमाशय। इसके बाद में है आपके छोटे आंत। छोटी आंत को बोलते हैं आपके, ये हो गया माउथ कैविटी, फेरिस, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। जो छोटे आंत होती है उस छोटे आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसमें पहला है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसको याद कैसे रखना है? DJI, किसी की भी शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहां पे क्या बुलाते हैं अपन? डीजे बुलाते हैं। तो DJI यानी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये आपके छोटे आंत के 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपके बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 भाग होते हैं। ये तीनों नाम सीरियल से हैं और आपको हमेशा ये नाम सीरियल से ही याद करने हैं, आगे पीछे इनका सीरियल नहीं करना है। सिकम, कोलन, रेक्टम और लास्ट का पार्ट है आपके पाचन तंत्र का एनस या क्लोएका। अब आपको ये चीज भी विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि रेक्टम और एनस में क्या फर्क होता है। क्लोएका या वेंट पक्षियों में होती है। रेक्टम और एनस में क्या भाग होता है, क्या अंतर होता है? रेक्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का और बड़ी आंत का अंतिम भाग, उसको बोलते हैं रेक्टम। एनस रेक्टम जिस ओपनिंग के माध्यम से
शरीर के बाहर खुलता है और शरीर के बाहर की ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं अपन, एनस कहते हैं। सबसे पहले पशु आहार खाएगा, मुंह में लेगा, मुंह के बाद मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय में रुमन में, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम में जाएगा। इसके पश्चात जाएगा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में। इसके पश्चात सीकम, कोलन, रेक्टम में जाएगा। यहाँ पे उसका जितना भी अवशोषण या पुनर्अवशोषण जो भी प्रक्रियाएं होनी होती है वो हो जाती है। इसके पश्चात जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं कोलन के बाद वो सभी कहाँ डाल दिए जाते हैं, रेक्टम में डाल दिए जाते हैं। और ये रेक्टम एनस नामक बाह्य ओपनिंग के माध्यम से उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, गोबर के रूप में या मल के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। एक अपनी मेडिसिन में मैंने आपको पढ़ाया था अट्रेसिया एनाई। अट्रेसिया एनाई, अट्रेसिया एनाई का मतलब होता है कि जब पशु में नवजात बछड़े का जन्म होता है उस दौरान क्या होता है, इस एनस की ओपनिंग बंद होती है। और जब ये एनस की ओपनिंग बंद होती है तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं अपन अट्रेसिया एनाई। ये बीमारी पशु के जन्म लेने के बाद में नहीं होती है, जन्मजात होती है बीमारी, और नहीं ये बीमारी वंशानुगत होती है। मान लो किसी भी गाय, भैंस या भेड़ बकरी के बच्चे ने जन्म लिया और उसके एनस की ओपनिंग क्या है, बंद है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस बछड़े की जो संतान हो उस संतान की भी ओपनिंग बंद हो, कोई जरूरी नहीं है। ये कोई वंशानुगत रोग नहीं है। ये रोग है जो बच्चा कई बार वातावरणीय परिस्थितियां होती है, उत्परिवर्तन वगैरह कोई भी रीजन हो सकता है इसका, उनकी वजह से क्या होता है कि जो एनस होता है उस एनस की नेचुरल ओपनिंग बंद रहती है। और नेचुरल ओपनिंग बंद रहने का मतलब है उस स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं, अट्रेसिया एनाई। तो ये हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम कि पाचन तंत्र है जो किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग है। इसके अलावा पाचन तंत्र के सहायक अंग है, उनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी तो पाचन तंत्र के सहायक अंगों में भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको मुख है, मुख में क्या है, होठ और गाल है। अगर आपके या पशु के होठ और गालों पे छाले हो गए तो उस बीमारी को अपन क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस या एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, या रिंडरपेस्ट। इन बीमारियों में क्या होता है कि पशु के मुख में, जीभ पर, होठों पर, गालों पर, खुरों में, इनमें क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं। तो उन छालों के कारण क्या होता है, बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी या ये छाले कहाँ पे होते हैं, ये अपने को अगर इसके पाचन तंत्र है उसके अंगों के नाम पता है तो ही अपन उसको कन्फर्म कर सकते हैं कि ये पाचन तंत्र किस प्रकार का है, इसकी रचना कैसी है। पशु सामान्य रूप से आहार किस प्रकार से ग्रहण करता है, और जब पशु में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो पशु आहार को किस माध्यम से ग्रहण करता है या आहार नहीं खाता है। कई बार क्या होता है कि पशु आहार तो खाने को खा लेता है लेकिन जुगाली करने के दौरान काफी मात्रा में आहार है जो वापस मुंह से बाहर फेंक देता है। कई बार पशु आहार खा लेगा लेकिन उसको निगलने में परेशानी होती है, यानी उसकी फेरिंक्स या इसोफेगस में कोई रुकावट है या इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, तो उसकी वजह से उसको आहार निगलने में परेशानी होती है। तो अगर अपने को इन पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पता है कि ग्रसनी कहाँ पाई जाती है और ग्रसिका कहाँ पाई जाती है, मुख कहाँ पाया जाता है, तो अपन उस पशु का इलाज कर सकते हैं। अगर अपने को
यही नहीं पता कि पशु में घासनी कहाँ पाई जाती है, घासिका कहाँ पाई जाती है, आमाशय क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, तो उस पशु का इलाज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो भी सिस्टम है या जिस सिस्टम से संबंधित बीमारी है, तो किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए या डायग्नोसिस करने से पहले अपने को उस पशु की संपूर्ण शरीर रचना का ज्ञान होना चाहिए कि इस पशु का शरीर है जो किन किन अंगों से मिलकर कैसे कैसे बना हुआ है। अब अपन देखते हैं पाचन तंत्र के सहायक अंग। पाचन तंत्र के सहायक अंग, सहायक अंगों में सबसे पहले अपन देखते हैं पाचन तंत्र के सहायक अंग। सहायक अंगों में सबसे पहले अपन देखते हैं लाल ग्रंथियां, जिनको अपन बोलते हैं सैलाइवरी ग्लैंड। लाल ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां मुख्य रूप से गाय की बात कर रहा हूं, 3 प्रकार की होती है, पैरोटिक, मैंडिबुलर, पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड, मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड, और चौथी आपके कुत्ते में पाई जाती है जाइगोमैटिक सैलाइवरी ग्लैंड। पहला पाचन तंत्र का सहायक है आपके लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथियां पाचन तंत्र का सहायक इसलिए है कि जब भी पशु कोई भी आहार ग्रहण करता है तो वो आहार बिना लार के सीधा नहीं निकला जा सकता। जैसे ही पशु आहार को मुंह में चबाने के लिए लाता है तो उसमें लाल ग्रंथियों द्वारा लार मिलाई जाती है। पहला है लाल ग्रंथियां, दूसरा है लीवर, यकृत, जिगर या कलेजा। ये सब लीवर के नाम हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हार्ट को जिगर बताते हैं, लेकिन जिगर का मतलब क्या होता है, लीवर होता है। लाल ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय और पलिया। सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन। ये आपके पाचन तंत्र के सहायक अंग लाल ग्रंथियां, लीवर, अग्नाशय, पित्ताशय और प्लिया, ये पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं। इनमें भी कई बार क्या होता है कि लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाती है तो वो भी एक प्रकार की बीमारी हो जाती है। लीवर का सिरोसिस होने लग जाता है, या जो लीवर की हेपेटिक कोशिकाएं हैं जो भंगुर हो जाती है, कठोर होकर टूटने लग जाती है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस बोलते हैं। अग्नाशय, स्प्लीन है, पित्ताशय है, इनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सब है जो आपके पाचन तंत्र के अंग और पाचन तंत्र के सहायक अंग थे। इसके अलावा अपने को यह भी पता होना चाहिए कि पशु है जो सामान्य अवस्था में आहार को किस प्रकार से ग्रहण करता है। ठीक है, जब भी तो अपन बीमारी का डायग्नोसिस या निदान कर सकेंगे कि पशु के पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है या कोई अन्य बीमारी है। पशु द्वारा
आहार ग्रहण करने की विधियां या अंग, कि कौन से अंगों के माध्यम से पशु अपना आहार ग्रहण करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, गाय या भैंस। गाय और भैंस है जो अपना ठोस पदार्थ होता है या आहार का जो ठोस भाग होता है, उस ठोस भाग को कैसे ग्रहण करती है या उसको अपने मुंह में कैसे लेती है। गाय भैंस है वो जीभ द्वारा, पशु द्वारा आहार ग्रहण करने की विधियां या ग्राही अंग। प्रियंसक ऑर्गन, ठीक है। गाय भैंस आहार का ठोस भाग या ठोस पार्ट होता है, उसको जीभ द्वारा ग्रहण करती है, और तरल पदार्थ को चूषण विधि, चूस के या सकिंग के माध्यम से शरीर के अंदर ग्रहण करती है। भेड़, बकरी और घोड़ा, ये है जो ठोस पदार्थ को या ठोस आहार को कैसे ग्रहण करते हैं। ये ठोस आहार को होठों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। होठ में दांतों से। आपने देखा होगा कि जो भेड़ बकरी होती है, वो भेड़ बकरी जब जंगल में चरने के लिए जाती है या खेत में भी चरती है या अपन खूंटे पे बांध के भी उसको चराते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो जो लौंग होता है या जो पत्ते होते हैं उनको एक एक चूंट चूंट कर खाती है, और वो चूंट चूंट कर किसके माध्यम से खाती है, होठों के माध्यम से। इसी प्रकार घोड़ा और घोड़ी है, वो भी आहार को सबसे पहले ग्रहण किससे करेंगे, कैच कहां से करेंगे, होठों के माध्यम से। होठों के बाद में दांतों के माध्यम से उसको चबाएंगे। अगर तरल पदार्थ है, आहार का जो तरल पदार्थ है उसको वही शोषण विधि द्वारा या सकिंग द्वारा ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार कुत्ता है आपके, तो कुत्ता आहार को कैसे ग्रहण करता है। कुत्ते में आहार ग्रहण करने के लिए त्रिग्राही अंग कौन सा है, तो कुत्ता सबसे पहले किसी भी चीज को दांतों के माध्यम से पकड़ता है। इसका त्रिग्राही अंग क्या हो जाएगा, दांत। तो दांतों के बाद में कहां पकड़ता है, अगले पैरों से। कुत्ते का त्रिग्राही अंग है दांत, जो सामने के इंसाइजर दांत होते हैं उनके माध्यम से कुत्ता किसी भी चीज को पकड़ के वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद में जब भी खाएगा, कुत्ता है वो, कुत्ता कोई भी मान लो बैठा है, पालतू कुत्ता है, और उसको आपने रोटी डाला है, तो रोटी डालने के दौरान वो सबसे पहले क्या करता है कि उस रोटी को अपने दांतों में पकड़ता है, और जो अगले पैर होते हैं उन पैरों में उस रोटी को पकड़ेगा और उसको दांतों के माध्यम से खाएगा या मुंह में ग्रहण करेगा। दांत हुए अगले पैर। इसके अलावा तरल पदार्थ, यानी जब कुत्ता पानी वानी पीता है तो उस दौरान क्या करता है, जो जीभ होती है, पानी किसके माध्यम से पीता है कुत्ता, जीभ के माध्यम से। और उस दौरान ये जीभ की आकृति कैसे बना लेता है, एक चम्मच के आकार की। जैसे मान लो कि ये जीभ है और ये कुत्ता है, उस कुत्ते को पानी पीना है, तो उस दौरान ये जीभ को ऐसे क्या करेगा, मोड़ लेगा, और उसके बाद में उसमें वो पानी पीता है।
तो ऊतक आहार दांत और अगले व्यंग के माध्यम से ग्रहण करता है, तरल पदार्थ को जीभ द्वारा ग्रहण करता है और उस दौरान जीभ की आकृति कैसी बना लेता है, चम्मच के आकार की, चम्मच के आकार की। ठीक है। इसके अलावा पक्षियों में जो दांत और होंठ अनुपस्थित होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। वो सभी प्रकार का आहार है, दाना पानी है, वो चोंच के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जीभ पक्षियों में भी पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जब मान लो कि पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां पढ़ रहे हैं अपन, तो पशु के जो जबड़ा होता है उस जबड़े में पाई जाती है आपके मेसेस्ट्रल मसल्स। कौन सी मसल्स? मेसेस्ट्रल मसल्स। मेसेस्ट्रल मसल्स। इन मेसेस्ट्रल मसल्स की वजह से जबड़ा क्या होता है, खुलता है और बंद होता है। अगर मान लो कि जबड़े की मांसपेशियों में या मुंह की मांसपेशियों में पैरालाइसिस हो गया, तो उसके बाद में पशु आहार ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठोस पदार्थ है उसको भी वो क्या करेगा, निगलने के बजाय या ग्रहण करने के बजाय उसको चाटता रहेगा या चूसता रहेगा, लेकिन उसको सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो अपन को अपने आप डायग्नोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा कि पशु के कहाँ से संबंधित बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी है। कई बार क्या होता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले होने के कारण पशु आहार खाने को खा लेता है, लेकिन जैसे ही जुगाली करने के लिए वापस आमाशय से भोजन को मुख गुहा में लाता है, तो मुख गुहा में छाले होने की वजह से वो उसको वहां पे जुगाली नहीं कर सकता, तो इसलिए वो क्या करेगा, उस आहार को वापस मुंह से बाहर फेंकेगा। तो वो भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। और उस बीमारी को अपन स्टोमेटाइटिस है, एफएमडी है, रिंडरपेस्ट है, इनके आधार पर उस बीमारी का अपन डायग्नोसिस करेंगे कि पशु में प्रॉपर रूप से कौन सी बीमारी है, स्टोमेटाइटिस है या एफएमडी है या रिंडरपेस्ट है, और उसी के आधार पर पशु का ट्रीटमेंट किया जाता है। ये आइटिस शब्द जहां भी लग जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यानी सूजन। आइटिस शब्द जहां भी आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। और जहां भी सूजन होगी वहां पे आपको 5 चीज देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ फंक्शन, रेडनेस, पेनफुल, हॉट या गर्म, हॉटनेस, और लास्ट चीज आपकी नेक्रोसिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या सूजन। कहीं भी आइटिस शब्द देखने को मिले इसका मतलब है वहां पे इन्फ्लामेशन या सूजन है, और जहां भी सूजन होगी वहां पे ये 5 काम जरूर होंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले शरीर के जिस भी भाग पर सूजन होगी वहां पे क्या होगा, रेडनेस होगा, वो भाग लाल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर अपन उस भाग को छू के देखते हैं तो वहां से वो गर्म महसूस होता है, यानी हॉट। तीसरी चीज, अगर उस पार्ट को जहां पे सूजन है दबाएंगे अपन, तो दबाने पे अपने को पेन या दर्द का महसूस होगा, पेनफुल। चौथा है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जहां भी गर्म होगा, दर्द होगा, लाल होगा, उस पार्ट से मान लो हाथ में हो गया तो उस हाथ
तो लॉस ऑफ फंक्शन। अगर इन्फ्लामेशन काफी पुराना हो गया तो वहां पे धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, नेक्रोसिस होने लग जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है गलन। गलन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या हुआ, रेडनेस हुआ, गलन था, दर्द भी हो रहा था और लॉस ऑफ फंक्शन भी हो गया। इसके बाद में वहां पे जैसे जैसे वो इन्फ्लामेशन पुराना होता है तो वहां की जो स्किन है वो डेड हो जाती है। डेड होने के पश्चात उसमें गलन या नेक्रोसिस शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो स्किन वहां से हटने लग जाती है। तो आइटिस का मतलब ये होता है कि जहां भी इन्फ्लामेशन सब देखने को मिले उसका मतलब ये होता है। और इन्फ्लामेशन का इलाज करने के लिए अपन जो औषधि देते हैं उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है। ये औषधियां क्या करेगी, जो दर्द है उसको भी कम करेगी, जो सूजन है उसको भी कम करेगी, वहां पे जो रेडनेस है उसको भी समाप्त करेगी, और जो अपने की अगर दर्द नहीं होगा तो जो भी अपन काम करते हैं वो काम भी प्रॉपर रूप से होगा और वहां पे नेक्रोसिस या गलन होने से भी बचाएगी। तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे संबंधित सामान्य टर्मिनोलॉजी थी। इसके अलावा भी आपको कई स्टोमेटाइटिस है, ग्लोसाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, ये सब है जो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है।